घर लेते समय हर होम बायर के सामने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि उसे रीसेल का घर लेना चाहिए या फिर एक नया घर लेना चाहिए। अब यूजुअली रीसेल का घर एक नए घर से थोड़ा सा सस्ता होता है। तो ये एक होम बायर के सामने तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता है। सबसे पहली कि वो किसी डेवलप लोकेशन पे एक रीसेल का घर खरीद ले, क्योंकि किसी भी डेवलप लोकेशन पे नए प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम बनते हैं। जो बनते भी हैं वो रीसेल के सामने काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो सेम बजट में थोड़ी सी दूर किसी सबअर्ब या डेवलपिंग लोकेशन पे एक ब्रांड न्यू घर ले ले। तीसरा ऑप्शन कि वो इसी सबअर्ब या डेवलपिंग लोकेशन पे एक रीसेल का घर ले ले और थोड़ा सा कॉस्ट सेव कर ले। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एक रीसेल के घर में और एक नए घर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। हम इसको तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग दी हाउस, तीसरा कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रीसेल वैल्यू। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी की एज साइकिल क्या होती है और इस एज साइकिल का और ये डिफरेंसेस का आपके बाइंग डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट आता है। मतलब रीसेल का घर कौन सी सिचुएशन में एडवाइसेबल है, प्लस घर कितना पुराना है तब भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आज जब भी मैं एक नया घर बोलूँगा उसका मतलब होता है एक रेडी टू मूव इन हाउस, या फिर वो घर जिसका पोजेशन अगले 3 4 6 महीने में आने वाला है। उसका मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव इन ये टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में जाके वो भी देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आज के लिए हम सिर्फ रेडी टू मूव इन घरों की बात करेंगे, उसमें रीसेल वर्सेस न्यू फ्लैट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद ऑल द डिफरेंसेस। तो शुरू करते हैं प्रोसेस से। सबसे पहला है सर्चिंग एंड विजिटिंग दी प्रॉपर्टी। अब एक नए प्रोजेक्ट के केस में ये बहुत ही फेयरली सिंपल है, क्योंकि डेवलपर्स खुद ही इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं कि हर जगह पता होता है कि कहाँ पे नया प्रोजेक्ट है और उसमें क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। आप खुद वहाँ पर जाके डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। बट यही रीसेल के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको कुछ ओनर्स तो डायरेक्टली मिल जाएंगे, बट अगर आपको ज़्यादा इन्वेंट्री की ऑप्शन चाहिए तो आपको एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। अब ये ब्रोकर नॉलेजेबल भी होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी भी। तो ये अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक सेपरेट डिस्कशन पॉइंट है कि ढंग का ब्रोकर ढूंढते कैसे हैं, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल भी गया तो उसके बाद भी ये विजिट करना अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। रीसेल का घर देखने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपके पास टाइम है, शायद उस दिन वो सेलर के पास टाइम नहीं है। इन केस उस घर में टेनेंट्स रहते हैं तो वो टेनेंट शायद बिजी हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप उस प्रॉपर्टी पे पहुंचे और वो टेनेंट कहीं बाहर निकल गए हैं, या फिर आप वहाँ पे पहुंचे हैं और ब्रोकर आपको बोल रहे हैं कि आधा घंटा रुकना पड़ेगा क्योंकि चाबी कहीं और से आ रही है। तो ओवरऑल रीसेल का घर ढूंढने में और साथ में उसको देखने में आपको पेशेंस चाहिए और टाइम लगेगा। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। अब नए घर के केस में तो एक फेयरली सिंपल है कि आपने घर देखा, आपको दिखाई दिया क्योंकि ये टाइल थोड़ी सी ऑफ है, यहाँ पे ये कलर थोड़ा सा खराब है, आपने डेवलपर को बताया और उसने ठीक करा दिया। इनफैक्ट आप वहाँ पर रहने भी आ गए और उसके बाद भी थोड़े बहुत इश्यूज आए, डेवलपर सारे इश्यूज क्लियर करवा देंगे। लेकिन रीसेल के घर के अंदर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है और आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको देख के ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे सीपेज का इशू है। उन्होंने कलर करा दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सीपेज आती है? कहाँ पे वायरिंग का इशू है, कहाँ पे पाइपिंग का इशू है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ढंग से काम नहीं कर रही है। आप हर छोटी चीज़ तो नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। और इस केस में अगर एक बार आपने घर खरीद लिया और कल जाके जो भी इशू आते हैं वो सब आपने खुद ही रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है ओनरशिप। अब नए घर के अंदर तो ये फेयरली सिंपल है, क्योंकि रेरा है, एस्क्रो अकाउंट है, आपको एग्जैक्टली पता है आप किससे घर खरीद रहे हो। बट रीसेल के केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आपको दो चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसेस के अंदर। दूसरा, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, मतलब अलॉटमेंट किसने लिया, पोजेशन किसने लिया, फ्री होल्ड किसने कराया, जितनी भी सेल डीड्स हुई हैं वो किसके नाम से किसको ट्रांसफ़र हुई हैं। राइट? तो ये सारी चीज़ें ढंग से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक, या तो आप इसको स्टडी करके खुद कर सकते हो, दूसरा आप किसी लॉयर को लेके जा सकते हो मीटिंग में जो ये सारी चीज़ें आपके लिए चेक कर दे। ओनरशिप का ही नेक्स्ट एस्पेक्ट है आप किसके साथ डील कर रहे हो। अब ये एक रीसेल के केस में ना बहुत बड़ा नया चैलेंज आ गया है कि आप देखोगे कि डायरेक्ट ओनर के पास से डायरेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट में ना यूजुअली आती ही नहीं है, बीच में कोई ना कोई इन्वेस्टर आ जाता है। अब हर लोकेशन में ना नए 3 4 इन्वेस्टर आ चुके हैं।
जो क्या करते हैं, किसी भी ओनर का कभी डिसीजन बनता है कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उसी सोसाइटी में से कोई ना कोई इन्वेस्टर को बता देता है कि ये बंदा घर बेचना चाहता है। अब ये इन्वेस्टर आके उसको एक लमसम अमाउंट पकड़ा देते हैं थोड़ा सा, और ये बोलते हैं कि फुल पेमेंट आपको अगले 4-6 महीने में मिल जाएगी। अब ये घर हम बेचेंगे, हम इसको पूरा रेनोवेट कराएंगे और हमारे हिसाब से बेचेंगे। तो आपके लिए तो ये अमाउंट फिक्स हो गया, इसके ऊपर जो भी कमाएंगे हम, वो हम कमाएंगे। अब बहुत सारे ओनर्स खुद ये बार-बार घर दिखाओ, ये पूरा हैसल करो, नेगोशिएट करो, ये सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते। और बहुत बार उनको इमीडिएट कैश इन हैंड चाहिए होता है कि हेडेक किसी और की हो जाए, तो वो ये डील कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज की डेट में तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आपको इनफैक्ट मेजर रीसेल के घर हमेशा इन्वेस्टर के थ्रू ही आ रहे हैं, डायरेक्ट ओनर मिलते ही नहीं है। इससे 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, अननेसेसरी इन्फ्लेशन इन दी प्राइस ऑफ दी हाउसेस। वो घर एक्चुअली उतना महंगा है नहीं जिसको वो बना के बेच रहे हैं। दूसरा, इसी स्टेज पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। आपको बहुत बार ये पता ही नहीं चलता ये एक्चुअल इन्वेस्टर है भी या नहीं, क्योंकि वो आपको जब तक कोई पैसे दो नहीं तब तक आपको एक्चुअल ओनर से मिलने ही नहीं देते। तो दिस इज़ अ केस वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप डील किसके साथ कर रहे हो, और ओनर को मिलना और वो प्रॉपर्टी पूरा टाइटल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीसेल के केस के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। अब वैसे तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन रीसेल के केस में ये बहुत ज़्यादा अप्लाई करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि रीसेल की प्रॉपर्टी ना 2 चीज़ों की वजह से ड्रिवन होती है। सबसे पहला डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा सेंटिमेंट। अब कोई बहुत बढ़िया सोसाइटी है, उसके अंदर मात्र 1 या 2 सेलर्स ही अवेलेबल हैं जो घर बेचना चाहते हैं, और वहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब ये प्राइस तो वो अपने मर्ज़ी का हिसाब से लगाएँगे, राइट? वो भले बिके ना बिके वो सेकेंडरी स्टोरी है, तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, बट प्राइस तो थोड़ा-सा अनरीज़नेबली हाई होगा। दूसरा, बहुत सारे सेलर्स है ना अपना सेंटिमेंट ऐड कर देते हैं कि मैंने ना ये घर इतने में खरीदा था, प्लस मैंने इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे किया है, प्लस मेरे को इसके ऊपर इतना प्रॉफ़िट होना ही चाहिए, तो आज इस घर की वैल्यू एक्चुअली इतनी होनी चाहिए। इट मे और मे नॉट एग्री विद द करेक्ट मार्केट वैल्यूएशन। बट इस केस में फिर आ जाता है कि आपके नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं, आपके साथ में ब्रोकर कौन है जिसको करेक्ट मार्केट वैल्यूएशन पता है या नहीं पता है। बट यही अगर आप नए घर के केस में जाओगे तो मार्केट वैल्यूएशन थोड़ी सी फेयरली सिंपल है। क्यों? इट इज़ ड्रिवन बाय कॉम्पिटिशन एंड द करंट मार्केट सिचुएशन। अब किसी भी लोकेशन पे सिमिलर प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग के अंदर सिर्फ 19-20 का अंतर होगा। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये तो कुछ एक्स मांग रहे हैं और वहाँ पे कोई वाई मांग रहा है, राइट? इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय द कॉम्पिटिशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज नेगोशिएशन। अब रीसेल के केस के अंदर नेगोशिएशन इज़ अ स्किल, और जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ये गेम अच्छे से खेल पाएगा। अगर आप अनफॉर्चुनेट है, आपके सामने 3-4 इन्वेस्टर आके बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में निगोशिएट करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ उनके लिए रोज़ का काम है। बट यहीं अगर कोई सेलर आ गया जिसके साथ में आपका कोई पर्सनल कनेक्ट निकल आया, कोई एसोसिएशन निकल आया, या फिर वो सेलर शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है आज घर बेच के पैसा जमा करने की, तो आपको कभी-कभी बहुत बढ़िया डील भी मिल सकती है। बट इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर स्किल and the support team that you have, the lawyer and the broker which are there with you in the case of resale. बट यही नए घर के केस के अंदर इट्स डज नॉट रिक्वायर कोई बहुत बड़ा स्किल। क्यों? इट्स फेयरली सिंपल। आप जिससे डील कर रहे हो वो ओनर नहीं, वो भी एक एम्प्लॉय है, तो जो भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनेगा ऐसा नहीं कि उसकी जेब में जाएगा। उसका टारगेट है कि उसको घर बेचना है, तो वो भी चाहेगा कि डील हो। तो अगर आप चेक निकाल के बैठे हो, अगर आप रिजिड हो कि मेरे को रॉक बॉटम प्राइस ही चाहिए, तो कहीं न कहीं थोड़ी देर वो डिस्कशन करने के बाद वो लोग आ जाएँगे कि ये सारे फाइनल अप्रूवल्स के बाद में ये रॉक बॉटम प्राइस है, बिकॉज़ हिज़ ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल्सो टू सेल यू द हाउस। तो यहाँ पे वो स्किल बेस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, थोड़ा-सा रिजिडिटी, थोड़ा-सा पेशेंस का गेम है, बट आपको नए घर के केस में ईज़िली बेस्ट प्राइस मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस, जो भी अभी तक का हमने देखा रीसेल वर्सेस न्यू फ्लैट के केस में। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ रिनोवेशन, जो ऑब्वियस है कि रीसेल के केस के अंदर बहुत बड़ा आता है। अब उस घर में कोई 1 साल के लिए भी क्यों ना रह ले, पर अगर कोई रहा है तो मतलब आपको पेंट वर्क, रीवर्क करना पड़ेगा पूरा। मॉड्यूलर किचन में 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगी ही निकलेगी। और अगर जितना ज़्यादा पुराना घर है मतलब उतना ज़्यादा बड़ा खर्चा है रिनोवेशन का, क्योंकि लिए आपकी फ्लोरिंग, आपका बाथ फिटिंग्स, आपकी पाइपिंग, आपकी वायरिंग उतनी ही ज़्यादा पुरानी हो जाएगी। तो ये जितना पुराना घर मतलब उतना बड़ा खर्चा। नेक्स्ट कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है वो है कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज।
अब नए घर के केस में तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, या इन केस अगर आप ब्रोकर के थ्रू भी गए हो तो आपको ब्रोकर को अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपर वुड बी टेकिंग केयर ऑफ हिम। बट इन केस ऑफ अ रीसेल आपको यूजुअली एक ब्रोकर हायर करना पड़ता है, आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है। ये सारा खर्चा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। अब नए घर के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कहा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है। बट रीसेल के घर के अंदर आपको एक शेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सोसाइटी की एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। आपको सोसाइटी में अगर कोई रेनोवेशन कराना है अपने घर में, तो भी सोसाइटी आपको एडिशनल चार्ज करती है। तो ये सारे खर्चे आपके टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस के अंदर जितना भी आपने खरीदा है उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज़। अब यूजुअली रीसेल अगर घर पुराना है तो आइडली उसमें कोई एमिनिटीज़ होंगी नहीं, अगर होंगी भी तो काफ़ी पुरानी होंगी। देन यू हैव टू टेक अ कॉल, क्या मैं ये एमिनिटीज़ यूज़ करूँगा? अगर नहीं करूँगा तो क्या मैं बाहर से अलग से कोई जिम जॉइन करूँगा, कोई स्विमिंग पूल जॉइन करूँगा, कोई क्लब की मेंबरशिप लूँगा? अगर आप वो सारी चीज़ें करोगे तो अगेन दैट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट व्हिच यू नीड टू ऐड टू योर टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस। एंड द फाइनल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ होम लोन। अब क्या होता है कि अगर किसी सेलर ने होम लोन लिया हुआ है ऑलरेडी, तो या तो आपको अपफ्रंट पेमेंट उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो होम लोन सेटल कर दे, और इन केस अगर वो बहुत बड़ा अमाउंट है और आप अपफ्रंट नहीं कर सकते, तो आपको होम लोन ट्रांसफ़र करना होगा। आप जब वो ट्रांसफ़र करोगे तो वो सेम बैंक के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा। अब शायद वो बैंक ना हो जहाँ पे आपको होम लोन कराना हो, आपको कोई और बैंक में कराना हो, बट लेकिन अब आपको मजबूरी में उसी बैंक के अंदर बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और कुछ समय के लिए आप उसी बैंक के साथ स्टक रहोगे, और उसके बाद ही आप अपना बैंक चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स आपको ये पूरी होम लोन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये 2 बार पे करनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट का कोई डिफरेंस है तो वो एडिशनली बेयर करना पड़ेगा। मतलब घर का कॉस्ट और बढ़ गया। तो क्या रीसेल की प्रॉपर्टी में हर चीज़ नेगेटिव ही है? तो ऐसा भी नहीं है, कुछ बहुत बढ़िया पॉजिटिव्स भी हैं। सबसे पहला, आपको क्लैरिटी होती है कि आपका नेबरहुड कैसा है। मतलब उस सोसाइटी में छोटे बच्चे ज़्यादा हैं या सीनियर सिटीज़न ज़्यादा हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे जाके जेल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आप सोसाइटी की ओवरऑल मेंटेनेंस देख के ये बता सकते हो कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का माइंडसेट कैसा होगा। ये एक नए घर के केस में थोड़ा-सा ब्लाइंड स्पॉट होता है। दूसरा, अगर आपकी सोसाइटी 5, 8, 10 साल पुरानी है तो उसका हर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट एक नए घर के सामने डेफ़िनिटली काफ़ी कम होगा। प्लस अगर आपकी सोसाइटी 8-10 साल पुरानी है, तो आपको कोई भी लीगल इश्यू या स्ट्रक्चरल इश्यू के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी तक वो आइडेंटिफ़ाई नहीं हुए, तो होपफुली फ्यूचर में भी नहीं आएँगे, राइट? अब ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द हाउस। अब हम बात करते हैं रीसेल वैल्यू की, क्या मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन क्या मिलता है रीसेल के घर में या फिर एक नए घर को खरीदने में। यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा एज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का एज साइकिल क्या होता है। किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का एक टिपिकल एज साइकिल जो होता है वो 75 ईयर्स से 100 ईयर्स का होता है। अब इंडिया में कहा जाता है कि अपार्टमेंट्स की जो एवरेज एज होती है वो होती है बिटवीन 50 टू 60 ईयर्स। बट ट्रस्ट मी, लास्ट 20 साल में जिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है इंडिया में, मेरे हिसाब से कोई भी बिल्डिंग 40-50 साल ढंग से रह ले अगर, तो बहुत बड़ी बात है, राइट? आज से जो 50-60 साल पहले कंस्ट्रक्शन होता था, वो बिल्डिंग्स आराम से 70 साल 100 साल जिए हैं। लेकिन जो लास्ट 20-25 साल में टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है, आई थिंक 40-50 ईयर्स इज मोर देन सफिशिएंट एज अ लाइफ स्पैन फॉर अ बिल्डिंग। अब इसके बेसिस पे लेट अस अंडरस्टैंड कि एक कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होता है। तो जब भी कोई बिल्डिंग का पोजीशन मिलता है, उसके मैक्सिमम रेट्स जो बढ़ते हैं, वो ईयर 1 से लेके ईयर 3-4 तक मैक्सिमम रेट्स बढ़ते हैं, उसका बेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। उसके बाद में एक थोड़ा-सा एवरेज कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चालू हो जाती है, जो चलती है एक 10-15 साल तक। उसके बाद में कहीं न कहीं जाके ये थोड़ा-सा स्टेबल हो जाता है, मतलब एक बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाएगा 15 से 20 साल के बीच में, और 20 साल के बाद आप देखोगे कि इसका ना कैपिटल एप्रिसिएशन इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहा है। मतलब बहुत से केसेस में आपको दिखेगा कि मतलब बहुत नॉमिनल अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में, राइट? ऐसा क्यों? राइट? तो बहुत सिंपल रीज़न है, आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। लास्ट 20 साल के अंदर, लास्ट 20-25 साल में इंडिया में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी 2 बार चेंज हो गई। रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन से वो चलेगी ऐश ब्रिक्स पे, ऐश ब्रिक से वो आ गई माइवन पे, राइट? अगले और 10 साल में या 20 साल के अंदर एटलीस्ट और एक बार ये चेंज हो जाएगी। प्लस 20 साल पुराने आप लेआउट्स देखिए और आज के लेआउट्स देखिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। 2 छोटे से एग्ज़ाम्पल, पहला,
इंडिया में जो इंडियन वॉशरूम का सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, हर जगह वेस्टर्न आ गया है। दूसरा, आज से 20-25 साल पहले लोग है ना बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में घर लेने में एब्सोल्युटली ओके थे कि हम 2 फ्लोर 4 फ्लोर पैदल चल के चले जाएंगे। आज की डेट में ये वो मजबूरी में लेते हैं, किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है कि मैं बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में घर लूँ। सिमिलरली आप एक और चीज़ सोचिए कि आज आप जो बिल्डिंग ले रहे हो जो 20 साल पुरानी है, और कोई भी आदमी घर लेता है वो 2-5 साल के लिए तो लेता नहीं है, आप उसमें कम से कम 10-15-20 साल रहोगे। तो क्या आज से और 20 साल बाद, मतलब जब वो 40 साल पुरानी होगी वो बिल्डिंग, वो लेआउट 40 साल पुराना होगा, तो क्या उसे कोई खरीदेगा? राइट? उस टाइम पे क्या उसके लिए हमको बायर्स मिलेंगे? सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि मेरे को रीसेल का घर कब लेना चाहिए। तो अब उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले रीसेल का घर, आपको कोई नया प्रोजेक्ट है, उसमें डेवलपर के पास भी इन्वेंट्री है, बट सेम टाइम पे आपको रीसेल में भी कुछ यूनिट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली रीसेल में एक बार चेक करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको डेवलपर से थोड़ा सा सस्ते में आपको रीसेल का घर मिल जाएगा, तो और एक बढ़िया डील हो सकती है वो। दूसरा, कोई भी बिल्डिंग जो एक 10-12 साल से कम पुरानी है, उसमें आप एनी डे घर ले लो, अगर अच्छी लोकेशन पे है तो डेफिनेटली घर खरीद लो, क्योंकि वो स्टिल रीजनेबली ओके है। इतनी ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर में, लेआउट में आपको दिखेगा कि सिमिलर है नए स्ट्रक्चर के हिसाब से। नहीं, कोई भी बिल्डिंग जो आज से 20 साल पुरानी है, आई से टू अवॉइड इट, सिंपल रीज़न, जस्ट थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि क्या आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई उस घर को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। इट मे हैपन दैट यू मे गेट स्टक अप इन दैट, और आप उसको वापस बेच ना पाओ जिस रेट में आप उसको बेचना चाहो, राइट? So, this was the entire discussion around resale versus new flat. I hope you liked the entire video. प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, आपके व्यू पॉइंट्स क्या है रीसेल या नए घर को लेके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिए। और अगर आप रियल एस्टेट के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से रियल एस्टेट के नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि हम पूरे कंट्री को अवेयर कर सकें और उनको एक घर लेने के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम रोहन भारद्वाज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव फन।